करंट ने हाथी का निकाला दम, मौतों का सिलसिला नहीं हो रहा कम, सियासत भी हुई अब गर्म, डेडली कनेक्शन कैसे होगा खत्म। छत्तीसगढ़ में हाथियों की मौत का सिलसिला लगातार जारी है। बिजली विभाग और वन विभाग की लापरवाही के चलते 28 सितंबर को गरियाबंद में एक और दंतेल हाथी की मौत हो गई। लोगों के मुताबिक सुबह 3 से 5 बजे के बीच यह घटना घटी। 11 केवी की झूलती तार की चपेट में आने से हाथी की मौत हुई। पिछले शुक्रवार को रायगढ़ में एक हाथी की मौत हो गई थी। प्रदेश में साल 2001 से लेकर अब तक 164 हाथियों की मौत हो चुकी है। इनमें से 29% हाथियों की मौत सिर्फ करंट लगने से हुई। वहीं धर्मजयगढ़ में इसी समय 25 हाथियों की मौत करंट लगने से हो चुकी है। देखा जाए तो इस इलाके में करीब 3,500 अवैध बिजली कनेक्शन है। ग्रामीणों ने खेतों में बोर कर लिए हैं और खुले तारों से अवैध कनेक्शन लिए हैं। वन्य जीव प्रेमी नितिन संघवी वन विभाग और पावर कंपनी के बीच खींचतान और लापरवाही को इसकी बड़ी वजह बता रहे हैं। और विद्युत वितरण कंपनी और वन विभाग में फुटबॉल टाइप का चल रहा है कि आप करो करके, और ये कार्य नहीं हो पा रहा है और इसके कारण से हमारे जानवर मर रहे हैं। हाथी के साथ साथ में और दूसरे अन्य शेड्यूल वन के प्राणी और दिगर भी, इसमें सियार, लोमड़ी, तेंदुआ, भालू, सब के जो अवैध बिजली के जो फेंसिंग है उसमें फंस के मरने के केसेस बनते हैं, आते हैं, और बहुत केसेस पता भी नहीं लग पाते। वन विभाग बिजली विभाग पर ठीकरा फोड़ता है तो वहीं बिजली विभाग तारों की कवर के लिए 1674 करोड़ रुपए की मांग करता है। मगर सिंघवी के मुताबिक उच्च न्यायालय के आदेश के बाद बिजली कंपनी इसके लिए जिम्मेदार है। हालांकि बीजेपी भी मौका देखकर मौजूदा सरकार पर आरोप मढ़ रही है, पर आंकड़े पिछले 15 साल की बीजेपी सरकार को बेदाग नहीं बताते। अभी तक जितने भी करंट से मृत्यु हुई है, या तो किसी के ऊपर सामान्य एफआईआर कर दिए। इस बात को हम लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं कि इसके पीछे कोई तस्करी तो नहीं है, इसके पीछे कोई गिरोह तो काम नहीं कर रहा है, लेकिन इस ओर शायद सरकार के ध्यान जा नहीं रही है। और मुझे लगता है कि अभी भी इसमें विचार करने की आवश्यकता है कि जिससे आगे चल करके हाथियों को इस प्रकार के मौत से रोका जा सके और तस्करियों से बचाया जा सके, ये बहुत ही आवश्यक है। नहीं तो दिन प्रतिदिन इस प्रकार की घटनाएं घटती रहेगी। वन विभाग की तरफ से बिजली विभाग से संपर्क करके और उनसे ये अनुरोध किया गया है, और वन विभाग वाले खुद भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि जिन क्षेत्रों में हाथी दलों का विचरण हो रहा है उन क्षेत्रों में पहले से ही उसका निरीक्षण कर लें, परीक्षण कर लें कि बिजली का कोई ओपन तार तो नहीं है जिसके कारण इस प्रकार की घटना घटित हो रही है। और यदि इसमें सुधार हो जाएगा, बिजली का परमानेंट कनेक्शन बिजली विभाग दे दे, और अवैध रूप से यदि पंप कनेक्शन में कोई बिजली का तार जोड़ के उसको चलाने का प्रयास करता है तो उसको हटाने की जरूरत है। प्रदेश में वर्तमान में लगभग 240 हाथी जंगल में घूम रहे हैं, जो लगातार किसी न किसी वजह से मौत का शिकार हो रहे हैं। वहीं वन विभाग और बिजली विभाग एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। प्रदेश में हाथी की समस्या से निपटने की तमाम सरकारी कोशिशें भी हुई, करोड़ों रुपए भी खर्च हुए, मगर नतीजा ये है कि आज भी गजराज पर मौत की गाज गिर रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। गजराज पर मौत की गाज। जी हां, लगातार छत्तीसगढ़ में, जैसे कि आंकड़े में आपने देखा, पिछले 2001 से अगर आंकड़ों को देखें तो 165 के लगभग गजराजों की मौत हो गई। 29% गजराज सिर्फ अवैध बिजली कनेक्शन की वजह से मर गए, उन तारों में फंसकर मर गए। और वजह है कि वन विभाग बिजली विभाग के साथ समन्वय नहीं बिठा पा रहा। बिजली विभाग कहता है कि वन विभाग 1674 करोड़ दे दे तो इन अवैध बिजली कनेक्शन या जो लटकते हुए तार, अनकवर्ड तार हैं, उन तारों को कवर कर दिया जाए। लेकिन न्यायालय ने इस बात को भी साफ किया कि इसकी जिम्मेदारी बिजली विभाग की है। तो ये सर फुटअव्वल चल रही है, और सर फुटअव्वल का नतीजा है कि गजराजों की मौत हो रही है। लगातार ये आंकड़े थम नहीं रहे, एक के बाद एक मौतों के मामले सामने आ रहे हैं। चाहे गरियाबंद की बात कर ले, रायगढ़ की बात कर ले, धर्मजयगढ़ की बात कर ले, चाहे सरगुजा एरिया की बात कर ले, बलरामपुर कोरिया एरिया की बात कर ले, लगातार ऐसे मामले सामने आते रहे हैं। बावजूद उसकी क्या वजह है कि सालों से लाखों करोड़ों रुपए फूकने के बाद, तमाम विशेषज्ञों से बात करने के बाद, उनकी सेवाएं लेने के बाद भी ये हालत सुधर नहीं पाई है। तो इसके पीछे क्या हम समस्या को समझ नहीं पा रहे,
या इच्छा शक्ति की कमी है? चर्चा आज इसी पर होगी। खास मेहमान हमारे साथ हैं, सुदीप श्रीवास्तव जी हैं, अधिवक्ता है और इस मामले को बड़ी नज़दीकी से देखे। कई मामलों में उन्होंने खुद भी उठाया है और न्यायालय तक भी इस मामले को ले गए। हमारे साथ बीजेपी से अनुराग अग्रवाल जी हैं, बहुत स्वागत। सुरेंद्र शर्मा जी कांग्रेस से हैं, बहुत स्वागत आपका। सुदीप जी, पहला सवाल आपसे करूंगा, क्या वजह है कि इतने सालों साल गुजरने के बाद, तमाम संसाधन झोंकने के बाद भी गजराज की समस्या को हम हल नहीं कर पा रहे हैं और लगातार मौतें हो रही हैं? देखिए, इस मामले में मैं कहूँगा कि 3 अलग अलग तरीके से उपाय करने की ज़रूरत है। पहला उपाय कि हम इन जो हाथी हैं इनके लिए कहाँ पर सुरक्षित वन छोड़ रहे हैं जहाँ पर खनन योजनाओं के कारण डिस्टरबेंस नहीं होगा और इनको अपना हाथियों को अपना बढ़ने का हैबिटेट और कॉरिडोर सुरक्षित रूप से मिलेगा, एक हिस्सा। दूसरा हिस्सा ये है कि जो ये अवैध बिजली के तार हैं या जितना भी प्रकार से ये गड्ढे में फंस के हाथी की डेथ हुई, दलदल में फंस के हुई, जिसको कि रेस्क्यू होना चाहिए था, मतलब ये ऐसे मामले हैं जिसमें वन विभाग रेस्क्यू कर सकता था लेकिन रेस्क्यू नहीं कर पाए और हाथी की डेथ हुई। बाद में डीएफओ को सस्पेंड किया गया और बहुत कुछ हुआ। तीसरा हिस्सा है कि जो मानव हाथी द्वंद्व है उसको बढ़ने के कारण बहुत जगह जो किसान हैं अपनी फसल को बचाने के लिए नंगे तार बिछा रहे हैं या उन तारों को हटाने की बात नहीं कर रहे हैं जिनमें फंस के हाथी मर सकता है। तो ये 3 अलग अलग हिस्से हैं। मैं बहुत शॉर्ट में तीनों पर बताऊंगा कि पहले पर तो कुछ हद तक ये सरकार करती दिख रही है कि बोल रही है कि हम एक लेबरू में पूरे कटघोरा कोरबा डिवीजन से लेके धर्मजयगढ़ डिवीजन तक एक हाथी रिजर्व बनाएंगे। कब बनेगा, कितना बड़ा एरिया होगा, ये अभी सार्वजनिक नहीं है, पहली चीज। लेकिन लगता है कि शायद उसमें कुछ हो। दूसरी बात यह है कि जो मानव हाथी द्वंद्व बढ़ रहा है उसका मूल कारण यह है कि 2006 के पहले जो हाथी के द्वारा नुकसान होता था, फसल का नुकसान होता था, उसका पूरा मुआवजा सरकार देती थी। बाद में 2006 में इसको संशोधन करके इसको प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में डाल दिया। अब देखिए, हाथी का आना प्राकृतिक आपदा नहीं है, हाथी रेगुलर आ रहा है, हाथी का रूट तय है। आपको पता है कि हर साल फसल के समय में, महुआ के समय में, धान के समय में हाथी आएगा। तो ये कोई आपदा नहीं है कि अचानक हो गई। तो इसको प्राकृतिक आपदा में डालना गलत था। इससे नुकसान ये हुआ है कि प्राकृतिक आपदा में 1 एकड़ में अधिकतम 4,000-5,000 रुपए का मुआवजा है। अगर हाथी 15,000 की फसल को नुकसान पहुंचा रहा है और 4,000 या 5,000 किसान को मिलेगा तो किसान उसको रोकने का प्रयास करेगा, चाहे वो आग लगा के प्रयास करे, चाहे वो बिजली का तार बिछा के प्रयास करे, चाहे कुछ भी करके प्रयास करे। उसमें हाथी भी मर रहे हैं, बिल्कुल, और कई बार हाथी लोगों को भी मार रहा है। ये बड़ा अहम बिंदु यहाँ पर आपने उठाया है। इसमें अपनी बातचीत में मैं हमारे जो साथी हैं उनको भी ऐड कर लेता हूँ। सुरेंद्र शर्मा जी भी हमारे साथ हैं, उनको मैं ऐड कर लेता हूँ। सुरेंद्र जी, क्या वजह है कि जैसा सुदीप जी बता रहे हैं कि सालों साल ये समस्या चल रही है, क्या किसी प्रकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है? क्योंकि लाखों करोड़ों फूकने के बाद भी हालात जस के तस है। सुरेंद्र जी। सुदीप श्रीवास्तव जी ने एकदम सही बात कही है कि हमेशा हाथियों के बीच में और किसानों के बीच में, और दोनों को जीवित रहना है और दोनों के जो खाद्य पदार्थ हैं वो एक ही है। और इसलिए बार बार अपने जीवन यापन की वस्तुओं की सुरक्षा के लिए उनके बीच में संघर्ष की स्थिति निर्मित होती है। और कभी कभी, या एक तरह से कहा जाए अक्सर, लोग अपनी सुरक्षा के लिए गलत सलत काम को भी कर जाते हैं। तो ये बात निश्चित है कि या तो किसानों के नुकसान की भरपाई को सुनिश्चित किया जाए, या फिर हमारी सरकार ने तय किया है
कि लेमरू में एक बहुत बड़ा एलिफेंट का अभ्यारण्य बनाया जाएगा और उसकी दिशा में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने पहल की भी है। और आने वाले समय में अगर हाथियों को एक सुरक्षित इलाका दे दिया जाए जिसमें किसी तरह का कोई बाधा ना हो, ऐसी स्थिति में वो सुरक्षित हो सकते हैं। मगर इस बीच में ये बात श्रीवास्तव जी से आज मेरे को जानकारी हुई है। सुरेंद्र जी, ये जो दिक्कत आ रही है, जो हम करंट वाली बात जो यहाँ पर कर रहे हैं, करंट से जो मौतें हो रही है, वन विभाग और बिजली विभाग आपस में तय नहीं कर पा रहे हैं और जिसकी वजह से हाथियों की मौत हो रही है। नहीं, ये तो बहुत गलत बात है और इसको बिजली विभाग को भी अपनी जिम्मेदारी को वहन करना पड़ेगा, वन विभाग को भी अपनी जिम्मेदारी को वहन करना पड़ेगा। यानी इस तरह की जो बातें हैं ये नाकाबिले बर्दाश्त हैं और इनको अपने जिम्मेदारी, जब हाई कोर्ट ने कह दिया कि बिजली विभाग इसके लिए जिम्मेदार है तो बिजली विभाग को अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि हाथियों के मृत्यु के लिए जो उनकी जिम्मेदारी है उनको तय होना चाहिए, जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। अनुराग जी, पिछले 15 वर्षों से आप लोगों ने भी कोशिश की, आप लोगों की सरकार थी, क्या वजह थी कि इतने पैसे, इतने विशेषज्ञ बुलाने के बाद भी आप लोग समस्या का हल नहीं ढूंढ पाए? क्या कमी रह गई, क्या दिक्कतें थी? अभिषेक जी, एक बात तो समझिएगा कि हाथी का मूल निवास छत्तीसगढ़ कभी नहीं रहा है। अगर आप सुदीप जी की बात को अगर ध्यान देंगे तो 2000 के बाद से हाथी छत्तीसगढ़ में आना चालू किया और पहले 2000 में मात्र 22 हाथी थे। शुरुआत में छत्तीसगढ़ में संसाधनों की कमी थी, लेकिन समय के साथ आप देखिएगा कि 2011 में छत्तीसगढ़ शासन ने बादलखोर, तिमोर पिंगला और सहसों 3 एक हाथी अभ्यारण्य का निर्माण किया। आज लगभग 254 हाथी 19 दलों में यहाँ पे विचरण कर रहे हैं। अब मुख्य विषय ये है कि वर्तमान की बात अगर करें हम, अगर पुराना छोड़ दे, तो ये जो लगातार 6 महीने में मई के बाद लगभग 15 हाथियों की मृत्यु हुई है और अभी तो लगभग 10 दिन में 7 हाथियों की मृत्यु हो चुकी है। उसमें मुख्य विषय 2-3 विषय निकल कर आए। एक तो हाथी कीचड़ में फंस के उनकी मृत्यु हुई, दूसरा करंट में लगने से मृत्यु हुई। तो हमारा कहना यह है कि चाहे वन विभाग की बात हो, माननीय सुरेंद्र जी इस बात को कह रहे हैं कि दोनों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, बिल्कुल लेनी चाहिए, लेकिन सुरेंद्र जी एक अनुरोध करना चाहूंगा आपसे, चाहे वन विभाग की बात करें या बिजली विभाग की बात करें, दोनों शासन के ही अंग है और मुझे लगता है कि अगर ये दोनों एक दूसरे पे बात डाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं शासन को इनिशिएट लेके इनके बीच सामंजस्य बैठा के इस बात के लिए तय करना चाहिए कि कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा और जिम्मेदारों पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। देखिए, लगातार जितने भी हाथी की मृत्यु हुई है उसमें 2-3 कारण मुख्य उभर कर आए हैं कि किसान अपने खेत में बोर करवा लिए और उन्होंने तार खुला छोड़ दिया। अब ये जिम्मेदारी वन विभाग की है, बिजली विभाग की है, बिजली विभाग को जांच करनी चाहिए। मैं अनुराग जी, सवाल मेरा यही था कि क्या वजह थी कि 15 सालों की कोशिश के बाद भी ये अवैध कनेक्शन खत्म नहीं हो पाए? ये अभी हाल फिलहाल तो बने नहीं होंगे, ये सालों से यही आदत रही होगी। मैं वही तो कह रहा हूँ अभिषेक जी, अगर आप देखेंगे तो पिछले 15 सालों में हाथी और मानव द्वंद्व जरूर बढ़ा है, लेकिन मृत्यु की दर इतनी नहीं रही जो वर्तमान में अभी 4 से 8 महीनों के अंदर रही है। ये इस चीज के लिए अगर हम पिछली बातें छोड़ भी दे तो वर्तमान में अगर हाथियों की मौत हो रही है और बड़ी संख्या में हो रही है, अगर अपन मई के बाद माने तो 15 हाथी और 10 दिन में 7 हाथी और अभी केंद्रीय दल भी आया हुआ है। तो मुझे जी, आपकी नजर में क्या दिक्कतें आई हैं? 20 साल छत्तीसगढ़ को हो गए, क्या दिक्कतें देख रहे हैं सुदेव जी? सज्जन, एक चीज मैं करेक्ट कर देता हूँ कि जो अभी कह रहे थे पिछले छत्तीसगढ़ हाथियों का करेक्ट कर देता हूँ कि और है, छत्तीसगढ़ हाथियों का मूल निवास था और है। ये धारणा गलत है कि छत्तीसगढ़ हाथियों का मूल निवास नहीं रहा। जो सरगुजा का गज है, जो सरगुजा शब्द में गज है, वो हाथियों से ही है। और जहांगीर के समय भी जो मुगल सेना में हाथी भर्ती हुए थे वो इसी इलाके के गए थे। ये गजेटियर में उल्लेखित है कि 1935 से हाथी यहाँ से चले गए थे, जिनका वापसी हुई है 1988 में, और 22 हाथी 1988 में वापस आए हैं, 2000 में नहीं। जब राज्य बना था तो लगभग 80 से 90 हाथी हो चुके थे। हाथी एक लंबी दूरी तक चलने वाला प्राणी है, उसको लंबी दूरी में चल चल के अपनी वो क्षेत्र को बनाता है। और एक हाथी की अगर उम्र मरे ना, बीमार ना हो तो 80 साल 90 साल तक होती है। तो एक ही जनरेशन में वो हाथी अपने वापस आ गए छत्तीसगढ़।
जो बिजली विभाग का जो रोना है कि हमारे पास पैसे नहीं है, ये समस्या भी प्रशासनिक ज्यादा है। अब देखिए हुआ क्या है कि जो जनरेशन है उसकी कंपनी अलग है, जनरेशन कंपनी प्रॉफिट में है, जो तार बिछाने का काम है वो डिस्ट्रीब्यूशन का है, और उसको बिजली बिल कलेक्ट करनी है, तो बिजली बिल पूरे कलेक्ट नहीं होते तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी घाटे में रहती है। अगर बिजली को एक कंपनी बनाकर पूरा देखा जाए तो आपको ये जो वायर के लिए पैसा नहीं है बोलते हैं, ये पैसे की व्यवस्था भी हो जाएगी, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि अगर कहीं पैसे की कमी हो रही है तो कैंपा फंड में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास भी पैसा है, जो अपने प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर में इस तरीके के खुले और नंगे तार ना हो, रिजर्व फॉरेस्ट में और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में, उसकी व्यवस्था ये करा सकते हैं। बात यह है कि हमारी सरकारों का फोकस पिछले 15-20 साल इस समस्या पे ज्यादा नहीं रहा। अधिक से अधिक कोयला खनन, अधिक से अधिक उद्योग, अधिक से अधिक रेल लाइन, ये उस इलाके में, रायगढ़ में और कोरबा के इलाके में बढ़ाते गए। तो जो पिछला 2011 का भी जो अभयारण्य की बात है, सेमरसोद, बादलखोल और तमोर पिंगला, इसके बीच के कॉरिडोर अभी भी नोटिफाई नहीं हुए। तो अधूरे मन से इस समस्या को हैंडल किया गया है। अब चूंकि हाथी और आदमी ज्यादा मर रहे हैं इसलिए थोड़ा इस पर चर्चा हो रही है, नहीं तो इस पर इतनी चर्चा पहले कभी होती नहीं थी। तो पैसा है, व्यवस्था भी हो सकती है। आप बेदाग आप लोग भी नहीं निकल सकते कि मौजूदा सरकार पे डाल दिया जाए समस्या। लापरवाही तो और इच्छा शक्ति, जैसा सुदीप जी बोल रहे हैं, वो दिक्कतें भी आई हैं। मानव और हाथी द्वंद जो है वो जिम्मेदारियां डालने का विषय नहीं है, वो कार्य करने का विषय है। मेरा सिर्फ ये कहना ये है कि छत्तीसगढ़ में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उन्होंने प्रयास किया और 2011 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही हाथी अभ्यारण्य बना। अब समय काल के अनुसार चूंकि वर्तमान में उन क्षेत्रों में खनन ज्यादा हो रहा है, का फोकस नहीं रहा अनुराग जी, ये एक बड़ी समस्या रही है। मुझे ऐसा लगता है अभिषेक जी कि ये जो दिक्कतें हैं ये वर्तमान में ज्यादा बढ़ी हैं, क्योंकि उसके कारण हो सकते हैं प्राकृतिक होंगे, मैं नहीं कहता, क्योंकि आंकड़ों की बात करें तो निसंदेह हाथियों की मृत्यु हुई है, लेकिन जो परसेंटेज वाइज बात करें तो शायद अभी उसकी मृत्यु ज्यादा हो रही है। और मुझे ऐसा लगता है अभी जो 1-2 घटनाएं हुई जिसमें हाथी में जहर खुरानी की भी बात हुई, सरगुजा क्षेत्र में तो 2 दंतैल हाथी के दांत भी गायब है, तस्करी वाली बात भी हुई है। और अभी जब कटघोरा में आपके हिसाब से अनुराग जी अभी ऐसा क्या नया हो गया अनुराग जी? मैं वही कह रहा हूँ अभिषेक जी, बात कोई नया नहीं है। मेरा कहना है कि जिम्मेदारी का जो निर्वहन है उसमें सरकार को पहल करनी पड़ेगी। जब हाईकोर्ट ने कह दिया है कि बिजली ऑफिस को बनाना है, और अगर बिजली ऑफिस कहता है उसके पास पैसा नहीं है, तो मेरा कहना है चाहे वन विभाग की बात हो, चाहे वन विभाग आंकड़ों के लिहाज से अनुराग जी मौजूदा सरकार पर डाल रहे हैं, मौजूदा प्रशासन पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं, क्या दिक्कतें आपको यहाँ पर नजर आ रही? क्या वाकई प्रशासनिक व्यवस्थाओं का नतीजा है सुरेंद्र जी? इसमें राजनीतिक दृष्टि से बात करने का आवश्यकता नहीं है, ये एक गंभीर समस्या है। और जैसा सुदीप जी ने बताया कि हाथी और किसानों के बीच में साहचर्य भरा जीवन पहले रहा है, मगर पहले व्यवस्था ये थी कि उनके सावकाश की भी पूरी जगह थी, हमारे किसानों के सावकाश की भी पूरी जगह थी। अब जनसंख्या बढ़ने से, खेती का रकबा बढ़ने से, धान की खेती होने से जंगल सिकुड़ रहे हैं, खेती का रकबा बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रहा है, इस कारण दोनों के जीवन के सामने कठिनाई की स्थिति निर्मित। ये सब चीजें अपने आप नहीं, मगर ये सुनिए ना, तो खड़ी नहीं हो रही। इस समस्या को रोका जा सकता है अगर इच्छा शक्ति हो। नहीं, इस समस्या को रोकने के लिए हमारी सरकार ने पहली बार साहस के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि हम कोयला खनन करने के बजाय लेमरू अभ्यारण्य को हाथियों के लिए आरक्षित करेंगे। ये अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, तो आज तक इसके कोयला खोदने की उसमें अनुमति मिल चुकी होती। ये तैयारी थी। तो ये तैयारी नहीं करके हमारी सरकार चाहती है कि यहाँ पर एक चीज समझ लीजिए कि पूरे जीव जंतुओं के साथ सहअस्तित्व उसमें ही संसार चलता है। तो इसलिए सरकार इस बात को ध्यान रखती है कि जो हाथी हो, चाहे शेर हो, चाहे जो भी जीव जंतु हो, उनकी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की जाए। और मैं तो कह रहा हूँ ना कि जिनकी जिम्मेदारी है उनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मैं सुदीप जी से छोटी सी टिप्पणी चाहूंगा।
सुदीप जी, बहुत संक्षेप में, समय मेरे पास कम है, क्या तात्कालिक कदम उठाने चाहिए? सुदीप जी, क्या तात्कालिक कदम उठाने चाहिए, संक्षेप में बताएं सर। देखिए, तात्कालिक कदम में 2 कदम 3 कदम बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लेमरू रिजर्व की बात हो रही है उसको पूरे कंप्लीट एरिया को जल्दी से नोटिफाई करना चाहिए। एक, जो पहले के भी एलिफेंट रिजर्व बने हैं उनके कॉरिडोर नोटिफाई होने चाहिए। दूसरा हिस्सा है कि जो हाथियों के नुकसान के कारण मुआवजा है वो वास्तविक आधार पर होना चाहिए, उसको प्राकृतिक आपदा नहीं मानना चाहिए। तीसरा चीज है तारों की जो समस्या है, बिजली विभाग को जनरेशन कंपनी से पैसा दिला के या केम्पा फंड के तहत फॉरेस्ट डिपार्टमेंट स्वयं अपने एरिया को कम से कम प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और आरएफ को व्यवस्थित करे। तो अगर ये तीनों चीजें करते हैं तो इस पे नियंत्रण में बहुत बड़ी अपने को मदद मिलेगी। 100% हो पाएगा या नहीं हो पाएगा ये तो मैं नहीं कह सकता। ये बहुत अहम बहुत बातें यहाँ पर है कि बहुत जरूरी है फोकस करना, इच्छा शक्ति रखना, वरना ये समस्या बहुत बड़ी नहीं है। अगर इच्छा शक्ति होगी तो समाधान भी निकल जाएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का, बड़ी अहम चर्चा थी और आप लोगों ने बड़े अहम पॉइंट्स यहाँ पर उठाए हैं, बिंदु उठाए हैं। उम्मीद है आने वाला वक्त इन गजराजों के लिए बेहतर होगा। पिछला वक्त तो बेहतर रहा नहीं, क्योंकि कोशिशें और सब कोशिशें नजर आई, अब तक इसका कुछ रिजल्ट नजर नहीं आया। तो जैसा विशेषज्ञ मानते हैं, ज़रूरत इच्छा शक्ति की है, तत्काल कदम उठाने की है। वन्य जीवों से प्रेम की ज़रूरत है, बजाय कि खनन और तमाम कमर्शियल चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। आज का मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।